मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सभी सम्मानित प्रेस से और मीडिया से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं। सत्या हॉस्पिटल जो कि साउथ कानपुर का एक प्रमुख अस्पताल है, पिछले 30 वर्षों से अधिक से सबसे कॉमन सी जो बीमारी है घुटने की गठिया, उसका इलाज कर रही है। और मुझे इस बात को कहने में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि सत्या हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ए.के. अग्रवाल और उनके साथ टीम है, डॉक्टर विवेक हैं, डॉक्टर शुक्ला सर हैं, मैम के डायरेक्शन में, डॉक्टर मनीषा अग्रवाल के डायरेक्शन में, यही एक ऐसा सेंटर है जो घुटने की किसी भी तकलीफ़ का हर तरह का निदान रखता है, चाहे वो गठिया का ऑपरेशन का इलाज हो, चाहे बगैर ऑपरेशन के PRP के घुटने में लगने वाले इंजेक्शन हो, चाहे वो दूरबीन विध से ऑर्थ्रोस्कोपी हो, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, चाहे वो चाहे वो यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो। लेकिन आज उस आयाम में, उस दिशा में एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से आज आप सभी को तकलीफ़ दी है, और वो है हमारे दाईं तरफ खड़ा हुआ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोरी नाम का रोबोट, जो कि मैं अभी इसका डिटेल भी आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, जो कि एक ऐसी मशीन है, साइंस की एक ऐसी अद्भुत डेवलपमेंट है कि इसने लोगों की ज़िंदगियां 75 साल से वापस 55 कर दी हैं। 60 वाला 40 का हो गया है, जो ऑफिस नहीं जा पा रहा है वो दौड़ के ऑफिस जा रहा है, जो रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पा रहा है वो वहाँ जा रहा है। ये आपको पता ही है कि गठिया आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिसीज़ है और वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। जो घुटने के ऑपरेशन विश्व में 1 लाख होते थे आज से 10 साल पहले, आज उसकी संख्या 1 करोड़ हो चुकी, 100 गुना बढ़ चुकी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि साइंस कोई ऐसी चीज़ लाए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये केवल मैटर रोबोट का नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोबोट आजकल सब जगह बहुत सारे रोबोट हैं। मैं इस कोरी रोबोट की बात कर रहा हूँ। ये भी बताऊंगा कि कैसे सारी ट्रेन एक जैसी नहीं है, पैसेंजर ट्रेन, गोमती ट्रेन और वंदे भारत, इन सब में भी क्या फ़र्क है। तो ये मैं आज बात करूँगा इस वंदे भारत या बुलेट ट्रेन की जो जापान से आई है। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी टीम है, डॉक्टर SM शुक्ला सर हैं, जो कि शहर के माने जाने एनेस्थेटिस्ट हैं, पेनलेस एनेस्थीसिया देने में एक्सपर्ट हैं। अभी मैं जब किसी केस की बात करूंगा तो सर की ओपिनियन लूँगा। सत्या हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा अग्रवाल जी हैं, जिनकी वजह से हम ये सारी रोबोटिक सर्जरीज बहुत ही रीज़नेबली बगैर कोई एडिशनल कॉस्ट के कर पा रहे हैं सत्या हॉस्पिटल में। डॉक्टर विवेक हैं, जो हमारी टीम के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और टीम के हिस्सा हैं। डॉक्टर गौरव हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो शायद अभी आ रहे होंगे। हमारी ये ऑपरेशन थिएटर की टीम है पीछे, मैं अभी एक एक करके उनसे रूबरू कराऊंगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये नॉर्मल जॉइंट की, जो कि गठिया होने के पहले के जॉइंट हैं, और गठिया होने के साथ साथ धीमे धीमे ये कैसे ख़राब हो रहे हैं और अल्टीमेटली उनको रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। आप इसे बड़े मॉडल से अगर देखना चाहें तो ये नॉर्मल नी है, रियल बोन की हाइट का ये नी है, और इसमें इतना मोटा टायर की तरह की कार्टिलेज है। ये जब भी ये कार्टिलेज हमारे धीमे धीमे टायर की तरह से जब घिस जाती है तो हमें घुटने में दर्द रहने लगता है, या घुटने ऐसे तिरछे भी होने लगते हैं। तो आवश्यकता पड़ती है इस शुरुआती दौर में, हम जब बहुत डैमेज कम होता है तो PRP जैसे इंजेक्शन से उसे ठीक करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। फिर अगर एक ही साइड का डैमेज है तो हम उसे हाई टिबियल ऑस्टियोटमी नाम की सर्जरी से या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट UKR से करते हैं। ये सारी सुविधाएं सत्या हॉस्पिटल में से यही एक ऐसा प्लेस है कि हर एक चीज़ ऑर्थ्रोस्कोपी से ठीक करते हैं। और जब TKR करते हैं, नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि जब पोजीशन इस तरह की हो जाती है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना डैमेज हो जाता है, एक्सरे में कुछ खास नहीं दिखता है, लेकिन डैमेज देखिए कितना हो जाता है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम उसमें इस तरह का नी रिप्लेस करें।
अब मुश्किल क्या है कि जब हम इसको, क्योंकि हम सभी के घरों में हमारे पेरेंट्स हैं, किसी न किसी को घुटने की समस्या तो है ही है, तो क्या हम इतनी सारी बोन काट देंगे? क्वेश्चन ये है कि अगर हम इतनी बोन काट देंगे तब ये इम्प्लांट लगाएंगे तो बचेगा क्या उसमें? जो ईश्वर ने घुटना दिया था वो बचेगा ही क्या? कि इतना सारा रिप्लेसमेंट काट छाट के पूरी दीवार गिरा के बिल्डिंग बनाएंगे तो हमारे पास बहुत कम ओरिजिनलिटी बचेगी। पूरा का पूरा दांत सोने का हो गया, पता लगा गायब। तो अब हमारे पास ये रोबोट है जो कि हमें मदद कर रहा है किस चीज़ में, कि हम इसकी रीसरफेसिंग कर पाएँ। हम इसमें जो केवल मिनिमम सा पार्ट है जो प्लास्टर ख़राब हो गया है उसको केवल खरोच पाएँ और उसे एक सुंदर से एक कवर से कवर अप कर पाएँ विद सिमिलर लाइफ स्पैन, यानी कि 30-40 साल आगे चल जाए। हमारे जिनको गठिया है 60 वर्ष की उम्र है, 100 साल जीना है, 40 साल तक चल जाए, तो ऐसे स्पेशल हमारे पास लेयर्ड भी जॉइंट हैं जो कि उसकी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। और अब आप बताएंगे कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? हम केवल वही चीज़ को रिप्लेस करें या रीसरफेस करें, रिप्लेस नहीं रीसरफेस करें, उसकी सरफेस को ठीक कर दें, वो इसके माध्यम से कैसे संभव हो पा रहा है? ये तो आइए इसका वो दीजिए ज़रा मुझे। ये एक जिसकी मैं बात कर रहा था रोबोट है, ये एक एक्सपेंसिव मशीन है जो कि ऑफ कोर्स इम्पोर्टेड है, जो कि सत्या हॉस्पिटल में अब उपलब्ध है। इसके माध्यम से इसमें ये इसकी 2 आँखें हैं। हम बोन को यहाँ पर, ये समझिए पेशेंट है, इस पेशेंट को ये लगातार देख रहा है और इसकी डिज़ाइन यहाँ पर बना रहा है। ये देखिए इसकी डिज़ाइन बन गई, ये डिज़ाइन ये है और ये डिज़ाइन ये है। अब ये क्या कर रहा है कि जहाँ जहाँ पर ये डैमेज थे, जहाँ जहाँ पर ये डैमेज थे, आप इसमें कलर देख रहे हैं, वो डैमेज एरिया को भी वो दिखा दे रहा है। अब हमें उसे पूरा उस डैमेज एरिया को काटने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बोन प्रिजर्विंग में हेल्प कर रहा है, हमारे शरीर की चीज़ों को सुरक्षित कर रहा है, नेचुरल बना रहा है। इतनी ज़िंदगी आर्टिफिशियल हो गई है तो हर चीज़ बदलने वाला नहीं कि फ्रिज ख़राब हो गया तो मैकेनिक ने कहा फेंक दीजिए नया ख़रीद लीजिए, नो, उसी को ठीक कर दे रहा है। एक पिक्चर आई थी मैट्रिक्स की, तो उसमें बटन दबा ऐसे करता टच, आदमी के सब घाव वाव ठीक हो जाते थे फिर से ज़िंदा। तो ये वो फिर से घाव ज़िंदा करके ये मशीन आ गई है और वो क्या कर रही है कि ये हाथ में मेरे एक रोबोट का यंत्र रहता है। आपने नीचे आए होंगे तो एक मॉडल देखा होगा रोबोटिक नी करते हुए मुझे। इसमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि फिर से इसे देख रहा है। तो ना केवल उस बोन को देख रहा है, मरीज की बोन को जिस पे कि मैं काम कर रहा था, पकड़िए ऐसे, इसको भी वो देख रहा है और हमारे इस एपरेटस को भी देख रहा है। अब हम इसके माध्यम से जहाँ जहाँ डैमेज था केवल उसको ही ठीक कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे उसमें गड्ढे थे, ये मॉडल पकड़िए, वो हटा दीजिए। जहाँ जहाँ इसमें गड्ढे थे केवल उतने कोई ठीक कर रहे हैं। ये अभी तक मैं नहीं कर पाता था, मैं भी 30 साल से घुटने बदल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता लगता था ऑपरेशन करते वक्त कि कहाँ पर डैमेज है कहाँ डैमेज नहीं है। तो ये भी हटाता था, साथ में नॉर्मल बोन भी काट के हटा देता था। बात समझ रहे हैं? अभी क्या है कि मैं केवल उतना ही पोर्शन हटा रहा हूँ जो एक्चुअल ख़राब है। जहाँ खोता लगा शर्ट में उतना ही रफू कर रहा हूँ,
पूरी शर्ट नहीं निकाल के फेंक रहा हूँ। क्लियर? और ये हमें करने दे रहा है। ये जब हम इसे करते हैं तो ये हमें वॉयलेट कलर से बताता है कि ये चीज़ डैमेज है, ये कलर इसका ऐसा है। तो हमें पता है कि वॉयलेट को हटा के सफ़ेद कर देना है। इसमें एक आगे बर है, ये बर है जो कि इसमें इस तरह से लग जाती है। इसमें भी आँख हैं, इसमें भी ये सारी आँखें, ब्लू का मतलब आँख, जो कि इससे मैच कर रहा है। जादू पिक्चर थी, सीधा कनेक्ट ऊपर से प्लेनेट से हो रहा है, इसका कनेक्शन इससे, और इसके आगे ये टिप है। कितनी बारीक टिप है देखिए, पकड़ में भी नहीं आ रही। तो इतनी बारीकी से ये चीज़ों को रिपेयर करेगा, ये कभी सोचा नहीं था आज के पहले। और इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अगर हम इस पेशेंट की इम्प्लांट प्लानिंग, कौन सा इम्प्लांट डलना चाहिए, इस टेढ़े मेढ़े में क्या इम्प्लांट जाना चाहिए, कौन से नंबर का जाना चाहिए। पहले हम अंदाज से कहते थे भाई या तो शर्ट 40 नंबर की होगी या 42 की होगी। 44.35 की शर्ट होती थी कोई, क्या होती थी? नहीं। पैंट कोई 38.75 का होता था क्या? नहीं होता था। अभी लेकिन इसके माध्यम से वो भी, अगर आपका पेट यहाँ से ऐसा है तो ये यहाँ से ऐसा है, फिर इसके बाद यहाँ पतला है तो यहाँ पतला है। तो एकदम पेशेंट कस्टमाइज पर्सनल चीज़ हम उसको दे सकते हैं। उसे फील नहीं होगा कि वो अभी 70 साल का जैसा था, 40 साल का पहले जैसा था, वैसा हो जाता है वो। इसकी ये पेशेंट जो कि बाद में दिखाइए, पोस्ट ऑपरेटिव, ये इस तरह से जब वो पूरी प्लानिंग कर देता है, जब ये लाइन देख रहे हैं, जब वो घुटना चलता है तो ये लाइन में डेविएशन ख़त्म हो गया बिल्कुल। इसका मतलब एकदम गाड़ी स्मूथ हो गई। और ये मोशन जो है, ये जो डैमेज थे वो सब, इसकी एक रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट प्लीज़ दिखाएंगे। प्रिंट होकर रिपोर्ट आ गई क्या? मृदुल एंड टीम लाइए। ये देखिए ऑपरेशन के बाद ये दिख रहे मूवमेंट, ये मूवमेंट वो हैं जो दोनों हड्डियों के बीच में हो रहे हैं। और ये जो इतने ऊंचे ऊंचे टावर दिख रहे हैं यहाँ पर है, ये अचीव्ड गैप इन मिलीमीटर, यानी ये टावर केवल 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो इतना स्मूथ उसने जोड़ बना दिया ऑपरेशन के बाद। अभी हम सब लोग हेल्दी नहीं है, लेकिन तब भी हमारे नी के बीच में 10 mm का मूवमेंट हो जाता है, और ये 1 mm पे। ये पेशेंट जो कि पहले घुटना नहीं मोड़ पा रही थी, हरिद्वार से आई है, अभी ये 0 से लेके 150 डिग्री, 150 डिग्री में आप कस के दबाएंगे, पीछे थाई से चिपका देंगे, तब 150 डिग्री हो पाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा शायद। तो नी रिप्लेसमेंट के पहले इतना मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं था, जो कि अब हो रहा है। और मैं सुबह राउंड पे था, और ये एक इसमें सिरिंज दिख रही है। ये सिरिंज इसलिए डालते हैं हम लोग कि जो ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को अंदर से बाहर निकाल दे, वरना वो इन्फेक्शन कर सकती है। आ गई? हाँ, ये देखिए, इसकी आवाज़ भी आ सकती है क्या? ये तो उसका ऑपरेशन करते हुए दिखा रहे थे। और ये अगर आप देखें, ये पेशेंट को फिर से दिखाइए। ये अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, डॉक्टर साहब ने एनेस्थीसिया दिया, तो देखिए मूवमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली बैक टू मूवमेंट। एनीवेज, पेन के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर शुक्ला सर बताइए कि पेन के लिए वो क्या करते थे अभी तक, और इस पेशेंट में पेन के लिए क्या ज़रूरत पड़ी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोबोट से क्या बदलाव आया, उस दिशा में हम आपको 8 चीज़ें बता रहे हैं। उसमें से एक चीज़ है दर्द, क्योंकि सबसे ज़रूरी, सबसे पहले दर्द की वजह से मरीज आता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर शुक्ला सर। पेशेंट को हम लोग, हेलो,
पेशेंट को दर्द के लिए हम लोगों के पास दो तरीके थे। एक हम लोग एपिड्यूरल कैथेटर डाल देते ये हैं, सबको एक एक दे दीजिए, और एक स्पाइनल लगा देते हैं, है ना। स्पाइनल में उसकी सर्जरी हो जाती है और बाद में पेन के लिए उसको एपिड्यूरल कैथेटर से मोर ओवरली हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं दर्द के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें मिनिमल इसका लॉस हुआ है, तो इस वजह से इस पेशेंट को वो 12 घंटे तक कोई मतलब पेन का सप्लीमेंट देने की जरूरत ही नहीं। और पेशेंट कितनी कंफर्टेबल है, आराम से पैर चला रही है वो। और मतलब जनरली जब पेशेंट कहते हैं तभी हम लोग पेन का सप्लीमेंट करते हैं। तो इसको कल हम लोगों ने 5 बजे दिया था जो इंजेक्शन पेन वाला, और अभी तक हमारे ख्याल से इधर मेरे मालूम है लेटेस्ट रिपोर्ट, अभी तक सुबह तक उसको 11 बजे तक कोई दर्द का दूसरा इंजेक्शन रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ है जिसमें कि ऑपरेशन हुआ हो और अगले 20 घंटे में दर्द की एक गोली या एक इंजेक्शन ना देना पड़े। तो ये पेनलेस हुआ है ये रोबोट के और अच्छे एनेस्थीसिया की वजह से। इसको 4 आवरली हम लोग वैसे रिपीट करते हैं इंजेक्शन, बाकी पेन का एक इंजेक्शन वो भी देते हैं, और कभी कभी एक और भी इंजेक्शन देना पड़ता है कोई ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उनके लिए। लेकिन ये पहला पेशेंट हमने देखा कि जो कल शाम के 5 बजे जब ऑपरेशन खत्म हुआ है और 11 बजे तक जब मैं डॉक्टर साहब का दूसरा ऑपरेशन करा रहा था, तब तक इस पेशेंट ने कोई डिमांड नहीं करी कि मुझे पेन हो रहा है। आप इधर दिया वो इसके 11 बजे के बाद तो मैं नहीं बता सकता, नहीं और कोई नहीं दिया। तो रोबोट के जो एडवांटेज थे बताना चाह रहा था मैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि जो इंसीजन है, अभी पहले किसी ने मुझसे पूछा था आपने कि कितना बड़ा चीरा लगता था, तो अभी तक हम चीरा इतना बड़ा लगाते थे क्योंकि हमें बोन काटनी पड़ती थी और इतनी सब चीज़ें एडजस्ट करनी होती थी। इसमें केवल मुट्ठी भर से भी छोटा चीरा, इतना सा चीरा, क्योंकि केवल हमें कुछ भी करना नहीं है, सब चीज़ रोबोट कर रहा है, तो चीरा छोटा हो गया। जहाँ तक ब्लीडिंग की बात है, मैंने वो फ़ोटो आपको मोबाइल पे दिखाई थी, कोई ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ हो यहाँ पर तो आ जाएं। अमूनन कितना ब्लड निकलता है ये बताइए, और उस घुटने प्रत्यारोपण के बाद, और कल जो रोबोट से किया उसमें कितना ब्लड निकला। पहले हम लोग घुटना बदलते थे बिना रोबोट के, तो उसमें काफ़ी सारा ब्लड होता था, हम लोगों को बार बार सेक्शन से करना पड़ता था, सब चीज़ें करनी पड़ती थी। रोबोट के एडवांटेज से हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों को ब्लडलेस बिल्कुल सक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और बहुत आराम से सारी चीज़ें डिस्प्ले होती गई और ब्लड का कोई नामो निशान, बिल्कुल ब्लडलेस। तीसरा एडवांटेज हुआ कि पहले हम लोग, मैंने अभी बताया था किसी को कि आज से 30 साल पहले जो घुटने हम बदलते थे तो 3 महीने तक डर के मारे नहीं चलाते थे। ठीक, थैंक यू। पिछले 10 सालों से लगभग 15-20 दिन बाद चलाते थे, पिछले 1 साल से 2-3 दिन में चलाते थे, और रोबोट के आने के बाद इमीडिएट चलना संभव है। इसमें सब कुछ साइड इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, हाँ साइड इफ़ेक्ट की बात हो गई, अभी उस पर इसलिए आएंगे क्योंकि रोबोट चारों तरफ रोबोट है, तो ये भी यहाँ जानना आवश्यक है कि रोबोट में क्या फ़र्क है, गोमती वंदे भारत में क्या फ़र्क है, और वंदे भारत और जापान की बुलेट में क्या फ़र्क है। तो ज़्यादातर रोबोट्स जितने हैं आप देख रहे हैं चारों तरफ, बहुत ज़्यादा इमेजिंग, कुछ लोग सीटी बेस्ड, धोनी साहब बता रहे हैं, तो उसमें एक सीटी स्कैन किया जाता है, और उस सीटी स्कैन को बहुत बारीकी से किया जाता है, यानी कि जहाँ पर एक बार एक्सपोजर करना होता है, जो उस रोबोट के लिए सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें 100 टाइम्स ज़्यादा एक्सपोजर किरणें जाती हैं। तो वो रोबोट वैसे तो ट्रेन है वो भी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा रेडिएशन मरीज को हो जा रहा है जो कि पब्लिक को नहीं पता लग रहा है, जबकि ये रोबोट जो कि बहुत 4 से 56 गुना ज़्यादा फास्ट रियल इमेजिंग ये देता है उस उन दोनों के जरिए। तो किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इमेजिंग की आवश्यकता ही नहीं है, जो आपने प्रश्न पूछा। अगला, जी सर बताइए। अगला चौथा एडवांटेज है कि फिजियोथेरेपी। लोगों को डर लगता है कि भाई बेटी को बुला लें, बेटे को बुला लें,
वरना फिजियोथेरेपी की बहुत आवश्यकता होगी। कैसे जाएंगे, बाथरूम जाना है, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, तो हमारी टीम में अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो कृपया आ जाएं और बताएं कि रोबोटिक नी के बाद फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग कोई मसल ही नहीं काट रहे हैं, सीधे इम्प्लांट लगा दे रहे हैं। बताइए आदि, ये हमारे डॉक्टर आलोक हैं जो कि फिजियोथेरेपी से जुड़ा एक और सवाल भी है कि फिर सर प्रिसिशन करने के लिए कैलकुलेशन कैसे, आपने एमआरआई नहीं कराई, आपने सीटी स्कैन नहीं कराया, आप कैलकुलेशन सर कैसे करेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये चार्ट हम आपको इसीलिए देने जा रहे हैं। सभी को दे दीजिए प्लीज, ये वाला सभी को एक एक दे दीजिए। जैसा मैंने बताया था आपको कि मेरे हाथ में ये एक एपरेटस है, ऑल राइट, और ये एपरेटस ये मरीज के घुटने पे मैं रखता हूँ। जब ये मरीज के घुटने पे रखता हूँ तो ये इस बोन की सारी डिज़ाइन शेप को इन आँखों से देख के, हाँ पकड़ लीजिए, इन आँखों से देख के हमको वो जो सीटी स्कैन बता रहा था 1000 बार इसमें किरणें डाल के, ये बगैर किरण के बता रहा, और 456 गुना तेज़ स्पीड में बता रहा है। उसमें तो हमें सीटी स्कैन की फिल्म देखनी पड़ती और उसके बाद रिपोर्ट पढ़नी पड़ती, फिर उससे उसके कोऑर्डिनेशन, अगर रेडियोलॉजिस्ट ने कुछ उसमें गलत लिख दिया तो हम भी गलती हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि रिपोर्ट साहब ठीक नहीं हुई, उस लेबोरेटरी से रिपोर्ट गलत आ गई। इसमें रियल टाइम चल रहा है, रियल टाइम इमेजिंग, और वो भी 456 गुना फास्टर। तो ये शेप जो यहाँ हमें आँखों पर दिख रही नेकेड, वो वहाँ दिखने लगती है। तो हमने जैसे बताया था कि जिन जिन जगहों पे गड्ढे हैं केवल उन्हीं जगहों को मेंट कर दे रहे हैं। सर एक सवाल और, जैसे सर आप नीज में अब आप करने जा रहे हैं पेशेंट को, तो आप जिस समय उसको आप कट लगा के तब आप मशीन को अंदर करेंगे, उसी समय आप टच करते साथ ही मुझे बता देगी कि किस तरह को आपको कट करना है? कट ही नहीं करना है, टच करते ही वो बता देगी। और इसमें बर दिखाइए ज़रा, ये यही दे दीजिए। हाँ, आपको मैंने बताया था कि ये इसके आगे ये बहुत ही फाइन पॉइंट सोनार जैसा बर लगा हुआ है, तो वो उतने से जो जहाँ डैमेज एरिया है उसको ही केवल ऐसे ऐसे ठीक कर दे रहा है। काटना वाटना ख़त्म हो गया है। वो पिक्चरें जो अमर चित्र कथाओं में ऐसे व्यक्ति होता था, छू दिया तो एल्केमिस्ट ठीक हो गया, तो ये छू दिया, रोबोट आ गया, एल्केमिस्ट आ गया है। रोबोट बाबा की सेवा अभी तो सर जो डॉक्टर्स अभी जो क्लेम कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी, वो सर जो एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होता है, उसी पर पूरी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। वही मैं बता रहा हूँ, इस कोरी रोबोट की बात कर रहा हूँ मैं, रोबोट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बर बेस्ड है, सीटी स्कैन नहीं चाहिए, एमआरआई नहीं चाहिए, कोई एक्सपोजर नहीं चाहिए, कोई ब्लड लॉस नहीं, कोई फिजियोथेरेपी नहीं, इमीडिएटली काम पे जाइए। मिनिमम लॉस, किसी रिश्तेदारों को बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इमीडिएट चल सकते हैं। सर पहले ओपन सर्जरी जो आप कर रहे थे, आप बता रहे हैं हाँ। से चल रही है, उसका टाइम पीरियड और उसके टाइम पीरियड में नो डाउट अंतर आया होगा। हाँ। ओपन करते थे तो हाँ। घंटों का समय लगता होगा। हाँ। तो इसने समय को भी कम किया। यस, इसने समय को भी कम किया है, क्योंकि हर चीज़ जो पहले हमें नाप तौल इंची टेप लगा के नापते थे, इतना यहाँ से काटे उतना यहाँ से काटे, वो ख़त्म ही हो गया। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, केवल मेजरमेंट इतना ही है कि वो वहाँ पे रखिए और वो क्या करना है वो हाथ पकड़ के कराता है, वो भी हमें नहीं करना है, बस आप पकड़े रहिए, ऐसे चलाते रहिए, वो स्क्रीन पे दिखा के कराता रहेगा। और एक और अच्छी बात है, कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई सेफ्टी इशू तो नहीं इसमें, कभी ऐसा तो नहीं कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ ज़्यादा काट दे, बाएं काट दे, दाएं काट दे, मशीन है, कभी वो कौन चिट्टी 2 हो जाए, वो क्या पिक्चर आई थी चिट्टी, रोबोट 2 हो जाए, तो इसमें रोबोट 2 होने की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसमें हैप्टिक बाउंड्री बनी है, उसमें ये पता है कि आपकी सीमाएं क्या हैं, इस फ्रेम के अंदर ही रहना है, उस फ्रेम के बाहर नहीं जा सकते। सर बहुत सारी वेन्स पहले जो है डॉक्टर्स को सिक्योर करनी पड़ती है, अलग करनी, तब आप बोर्ड तक जा पाते हैं, अब वो चीज़ वो ख़त्म, वही मैं कह रहा हूँ, इसकी हैप्टिक बाउंड्री बनी है, वजह से तो ब्लड लॉस कम हो गया। कोई ब्लड लॉस नहीं, इसीलिए कहीं ना वेन काटनी ना आर्टरी काटनी, केवल अपना बालाकोट की स्ट्राइक देखी थी आपने, सर्जिकल स्ट्राइक, गए काम के वापस आ गए, ख़त्म, नो कोलेट्रल डैमेज। सर
आपसे एक प्रश्न था, जैसे जो एनेस्थीसिया आपने दिया, क्या सेगमेंटल एनेस्थीसिया से इसमें काम चल सकता है? ये पूर्ण एनेस्थीसिया देना? नहीं, सेगमेंटल भी देते हैं इसमें। आपको बताया था ना कि बात अधूरी रह गई थी हमारी। एक इसमें स्पाइनल लगा के करवा देते हैं, इस बाद फीमोरल ब्लॉक लगा देते हैं, है ना। और अभी इस वाले केस में तो हमने एपिड्यूरल कैथेटर डाला हुआ है। तो एपिड्यूरल कैथेटर में क्या है कि इसके दोनों ही पैरों में, मतलब सर्जरी तो एक में हुई है लेकिन इफेक्ट दोनों में ही आएगा, है ना। तो हल्की सी वीकनेस रहती है, बाद में पेन के लिए देती है तो वीकनेस तो नहीं रहती, लेकिन दोनों पैरों में ही दर्द अगर होगा तो ठीक हो जाएगा। जबकि एक पैर को ज़रूरत है उसकी। जो फीमोरल ब्लॉक लगाते हैं तो उसमें उसी पैर को करते हैं, सर्जरी के दौरान स्पाइनल में उसका हो जाता है, बाकी फीमोरल ब्लॉक लगाते हैं। लेटेस्ट आपने यहाँ सर मॉडल रखा हुआ हिप का भी, सर क्या हिप रिप्लेसमेंट में भी ये सर्जरी? एग्जैक्टली, ये जो कोरी रोबोट है ये बहुत ही वर्सेटाइल है। ये शरीर के किसी भी अंग के डैमेज होने पर काम करता है। ये हिप पे भी काम करता है, अगर इतना पोर्शन ख़राब है यूनिकॉन्डाइलर तो उस पर भी काम करता है। आप इसकी प्रिसीजन को इसी से एसेस कर सकते हैं। ये चार्ट जो आपको सभी को मिल रहा है कि ये 0.3 मिलीमीटर की एक्यूरेसी पे है। 0.3 मिलीमीटर, जैसे कि आप मेज़र करो तो पसीना आ जाए। देखिए ये दूसरा, ये चार्ट जिस पेशेंट का है उसको हर एक पेशेंट को हम लोग फाइल में लगा के दे देते हैं। और ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाई, जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसी ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग से ये जनरेट होता हुआ चार्ट। जैसे इस पेशेंट का इसमें नाम भी लिखा है, कब हुआ ऑपरेशन, 27 जून को हुआ, सत्या हॉस्पिटल में हुआ और रीसरफेसिंग हुई, और ये उसके डाटा पॉइंट्स हैं। ये उसकी फ़ाइल में लग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सब कुछ चल रहा है तो कुछ कह नहीं सकते, पेशेंट के पास ये चार्ट है तभी मानिए कि रोबोट से हुआ ऑपरेशन। तो ये भी